वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 2023 के सिलेबस में भारतीय इतिहास से संबंधित राजपूत काल टॉपिक को। इससे पहले इस चैनल के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं शामिल थी, जैन धर्म जिसमें महावीर स्वामी की जीवनी एवं शिक्षाएं शामिल थी, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन में स्पेशली वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन राजा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजपूत काल के बारे में। तो राजपूत काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं, उन प्रश्नों का संकलन जो है इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राजपूत काल से संबंधित हमारे सामने पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिए। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना का श्रेय जाता है नागभट्ट प्रथम को। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन एक महान प्रतिहार राजा था? यहां पे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन महान प्रतिहार राजा था। तो ये है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार वंश का राजा है और धर्मपाल पाल वंश का, हर्ष वर्धन डायनेस्टी का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? यहां पे आपको बताना है कि राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे। तो ये है महेंद्रपाल प्रथम। तो महेंद्रपाल प्रथम जो है उनके दरबार में राजशेखर एक महान कवि थे जो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये था मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसको आदि वराह की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंध नहीं रखता है। तो ये है भरत भट्ट प्रथम। बाकी नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल, ये सारे जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? यह भी काफी प्रचलित प्रश्न है। ठीक, तो ये सब लड़े थे कन्नौज के लिए। तो त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो कन्नौज पे सत्ता स्थापित या ये कहा जाए स्वामित्व के लिए हुआ था। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों, ये इन तीन पक्षी जो संघर्ष है वह कन्नौज पे स्वामित्व के लिए हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये थे चोल। चोल जो है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा नहीं थे, जबकि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के हिस्सा थे। और किसके लिए जो है वो लड़ाई किया था इन्होंने? तो कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, या ये कहा जाए कि जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी वत्सराज ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। मिहिर भोज राजपूतों के किन कुल से संबंधित है? तो मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार कुल से संबंध रखता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से एक है। कौन? मिहिर भोज। अगला प्रश्न, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन? तो चंद्रदेव जो है वो गढ़वाल वंश का संस्थापक था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन विहार कहां बनवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की जो रानी थी कुमार देवी, उसने धर्म चक्र जीन विहार सारनाथ जो कि बनारस में है वहां पे उसने बनवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान या किला ए राय पिथौरा, इसको भी याद रखना है।
तो कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान या किला ए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ठीक, तो चौहानों को बताया गया है हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई? तो अजय राज के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। किस वंश की सीमाएं सपदलाच, ठीक है, फिर से देखिए, सपदलाच नाम से जानी जाती थी। इस प्रश्न को फिर से पढ़ें आप। किस वंश की सीमाएं सपदलाच नाम से जानी जाती थी? ये थे चौहान वंश। तो चौहान वंश की जो सीमाएं हैं वो सपदलाच नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। ठीक, जयानक जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। अगला प्रश्न, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक। अगला प्रश्न, जिजाक भुक्ति का प्राचीन नाम? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है पहले जिजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न यह है कि अल्लाह उदल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अल्लाह उदल का संबंध है महोबा से, ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया गया था। परमार वंश का संस्थापक कौन? तो परमार वंश का संस्थापक सियक या श्रीहर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो पद्मगुप्त का नौ शासंक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये जो तीनों जो हैं वो परमार राजवंश के इतिहास के स्रोत हैं। तो यहां पे इन तीनों का नाम याद रखिएगा, पद्मगुप्त का नौ शासंक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, इन तीनों से जो है परमार राजवंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। निम्न में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो महिपाल, इसका श्रेय जाता है महिपाल को श्रेय जाता है वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर पुस्तक लिखने का। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन? तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था? तो परमार राजा भोज ने। राजा भोज है वो परमार वंश का था और इसने जो है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? आपको बताना है कि कौन जो है वो परमार वंश का शासक नहीं था। तो उपेंद्र जो है वो परमार वंश का शासक नहीं था। बाकी के तीन, मुंज, गांगेयदेव और उदयदित्य जो है वो परमार वंश के शासक थे। चालुक्य वंश की स्थापना या चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक है भीम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? ये आपको बताना है। तो चालुक्यों की राजधानी है अनहिलवाड़, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद पर प्रदान किए जाते थे? ठीक, तो ये वंश था चालुक्य। चालुक्य में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह शासक था गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल है, जिसे बंगाल की आम जनता ने वहां पे जो अराजकता फैली हुई थी
उससे मुक्ति दिलाने के लिए उसका चुनाव किया था। तो यहां पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है धर्मपाल को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? यह है बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिलेगा आपको बिहार में। पाल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो पाल शासकों द्वारा जिस धर्म को संरक्षण दिया गया था वो है बौद्ध धर्म। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन अपने को ब्रह्मक्षत्र कहते थे? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन अपने आप को ब्रह्मक्षत्र कहते थे। तो ये थे सेन। सेन वंश जो है अपने आप को ब्रह्मक्षत्र कहता था। देवपाड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किसका है? तो देवपाड़ा अभिलेख जो है वो धर्मपाल का है। ऑप्शन नंबर ए। तो देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो धर्मपाल से। अगला प्रश्न यह है कि सेन वंश के किस शासक को एक नवीन संवत चलाने का यश प्राप्त है? ठीक, तो ये है लक्ष्मण सेन। ये काफी इंपॉर्टेंट शासक रहता है सेन वंश का। तो लक्ष्मण सेन ने एक नवीन संवत चलाया था, एक नया संवत चलाया था। ठीक है। सेन शासक और उनसे संबंधित कालक्रम के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना कि कौन दिए गए ऑप्शन में सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सामंत सेन 955 से लेकर 960 ये जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी के विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन का जो दिया गया कार्यकाल है वो जो है वो सही सुमेलित है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन नंबर सी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि उस समय शासक कौन था। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय जो शासक था वो था जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो राजतरंगिणी में तरंगों की संख्या है 8। कितनी? 8। कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है जोनराज एवं श्रीवर को। ठीक है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है जोनराज और श्रीवर। सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहां की रानी थी? ये काफी डीप क्वेश्चन है, याद रखिएगा यह कश्मीर की रानी थी। ठीक। तो सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह रानी थी कश्मीर की। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? जी हाँ, ये वही है जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। ये है कौन? ये है दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो यह कराया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम को श्रेय जाता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ठीक, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो यह था जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में दिए गए ऑप्शन में कौन शामिल नहीं था? तो ये था सायण। ठीक है। तो सायण को भूल जाइए। बाकी के जो है पंप, पुन्न और रन
इन तीनों का नाम याद रखना है। ये तीनों जो है वो त्रिरत्न थे कन्नड़ साहित्य के, पंप, पुन्न और रन। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय को श्रेय जाता है रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय बनाने की। राष्ट्रकूटों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को सफाया किया था, खत्म किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखा गया था? तो ये है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग जो है वो अमोघ वर्ष द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? तो तुला पुरुष दान संपन्न कराने का श्रेय जाता है अमोघ वर्ष को, जिसने कविराज लिखा था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक है विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन? विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय जाता है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह है प्रवरसेन। तो प्रवरसेन ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का शासक था। और कहां का चालुक्य? वातापी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, ये याद रखिएगा। और ये वंश कहां के थे? वातापी के। ऑप्शन नंबर डी। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको जो है पुलकेशिन चालुक्य वंश का शासक जो पुलकेशिन द्वितीय है, उसका जो है वो संरक्षण प्राप्त था रवि कीर्ति को। ऑप्शन नंबर सी। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण दिशा में बढ़ने से रोका? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? यहां पे आपको बताना है कि वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक तो ये है विष्णुवर्धन फर्स्ट। विष्णुवर्धन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी। विष्णुवर्धन चतुर्थ को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया था कृष्ण प्रथम ने। तो कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक? राष्ट्रकूट का। तो विष्णुवर्धन चतुर्थ को हराने का श्रेय जाता है कृष्ण प्रथम को। अगला प्रश्न, पल्लव वंश का संस्थापक कौन? तो सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा पल्लव शासक था जिसके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, तो ये है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो ये है कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? आपको बताना है कि चोलों का राज्य जो है किस क्षेत्र में फैला था। तो ये है कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, तो कोरोमंडल तट से लेकर और दक्कन के कुछ पार्ट तक चोल राज्य का साम्राज्य फैला हुआ था। अगला प्रश्न, चोलों की राजधानी कहां थी? ठीक, तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। तंजौर को चोलों ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो यह है राज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए।
चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ये था महिपाल द्वितीय। महिपाल जो द्वितीय है वो राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था। अगला प्रश्न, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो सिलोन पर विजय प्राप्त करने का श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ठीक है, तो यह है राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? आपको बताना है कि कौन सी पदवी उसने धारण नहीं की थी। तो त्याग समुद्र नाम की पदवी उसने धारण नहीं की थी, ये जो ऑप्शन ए है। ठीक है, उसके अलावा गंगईकोंड, पंडित चोल और मुंडीकोंडा, ये तीनों पदवी जो है राजेंद्र चोल के द्वारा धारण की गई थी। अगला प्रश्न, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित थे? तो ये समर्पित थे भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर बी। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल राजाओं द्वारा जैन संस्थाओं को जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या बोला जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस भूमि को बोलते थे पल्ली चंडम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पल्ली चंडम वह भूमि हुआ करती थी जो चोल शासकों के द्वारा जैन संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, तो चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंडम कहते हैं। अगला प्रश्न, चोल वंश अधिकतर किस भाग में शासन करते थे? ठीक है, तो चोल वंश अधिकतर किस भाग में शासन करते थे? तो साउथ इंडिया, दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसका मुख्य कारण। तो उसका मुख्य कारण था कन्नौज पर नियंत्रण। तो कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य काल में केंद्रीय प्रशासन से संबंध सबसे प्रमुख पदाधिकारी का नाम क्या था? ठीक है, तो ये था महासंधि विग्राहक। तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा, महासंधि विग्राहक जो है पूर्व मध्य काल में केंद्रीय प्रशासन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे संबंध सबसे प्रमुख पदाधिकारी हुआ करता था। तो कौन? महासंधि विग्राहक। अगला प्रश्न, यहाँ पे खाली स्थान है, उसमें आपको बताना है कि क्या सही उत्तर होगा। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, तो आपको बताना है कि कौन सी? तो दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। ठीक है, तो दिल्ली जो वर्तमान में भारत की राजधानी है वो सबसे पहले तोमर राजपूतों के द्वारा राजधानी बनी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। दिद्दा नाम की रानी, फिर से नाम सुनिए, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये था कश्मीर। ठीक, तो कश्मीर में दिद्दा नाम की रानी ने जो है वो शासन किया था, इसको याद रखना है। इस प्रश्न के साथ जो है हमारा यह वीडियो कंप्लीट हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।